जब लोकसभा 2024 के नतीजे आए तब विपक्ष के पास मौके का एक सुनहरा दरवाजा था। मौका इस बात का कि वो और वजन से अपनी बात रख सकें, एकजुटता दिखा सकें, सरकार को घेर सकें। लेकिन वक्त के साथ वो दरवाजा धीरे 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 करके रोशनदान में तब्दील हो गया है। अब वो मौके की गुंजाइश छोटी हो गई है। ये कौन बोल रहा है? योगेंद्र यादव, आप जानते हैं, उनको आपने जगह जगह सुना है। उनके कुछ लेख छपे हैं जिसमें वो ये बात बोल रहे हैं। और क्या इसके पीछे की वजह कांग्रेस पार्टी है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। इस पूरे कार्यक्रम में जब हम बात करेंगे तो हमने 7 मुख्य वजह गिनाई है पिछले कुछ महीनों में, जहां पर इंडिया गठबंधन के घटक दल और कांग्रेस पार्टी ने अपने मौके को कैसे धीरे 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 करके श्रिंक कर दिया है। और उसमें हम चुनावी हार जीत को तो ले ही नहीं रहे हैं। इस तरीके के मुद्दे नहीं ले रहे हैं कि महाराष्ट्र कौन जीता और हरियाणा कौन जीता, वो नहीं। लेकिन मोटी मोटी बातें जो अभी सामने आई हैं और पुराने किस्से नहीं। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, ये पिछले कुछ समय की ही मैं बात बता रहा हूं, और वो है सीटिंग अरेंजमेंट इन पार्लियामेंट। आप देखिए, ऐसा होता है, एक होता है ट्रेजरी बेंचेस, यानी कि सरकार की तरफ से जो लोग लोकसभा में बैठते हैं, और दूसरी तरफ होता है ऑपोजिशन बेंचेस, यानी कि विपक्ष की ओर से कौन बैठेगा। शुरुआत में आपने देखा होगा कि लोग अपनी मर्जी से बैठ रहे थे, जिसमें राहुल गांधी आगे थे, अखिलेश यादव आगे थे, और उनके एकदम बगल में पूरे विपक्ष के समूचे ट्रॉफी प्राइस अवधेश प्रसाद, जो कि फैजाबाद से सांसद हुए, अयोध्या वाले फैजाबाद से सांसद हुए, एक पॉइंट प्रूव करने के लिए वो आगे बैठा करते थे। उसके बाद ट्रेजरी बेंचेस और ऑपोजिशन बेंच, यानी कि सरकार और विपक्ष के बीच में बातचीत करके सीटिंग अरेंजमेंट तय होता है कि कौन कहां बैठेगा। और ऐसे में विपक्ष, खास तौर से समाजवादी पार्टी की तरफ से और डीएमके की तरफ से यह आरोप लगा कि आप अपने 99 ले आए तो आपने अपने अपने लोग तो आगे की पंक्ति में बिठा दिए, हमारे लोगों को आपने पीछे ढकेल दिया, हमारे लिए आपने ठीक से बार्गेन क्यों नहीं किया। यह कैसी जिद है कि आप अपने आप को या अपने पार्टी के सांसदों को ज्यादा आगे लाना चाहते हैं। इस पर बहुत ज्यादा तो टीका टिप्पणी नहीं की कांग्रेस ने, लेकिन उनकी तरफ से दबे स्वरों में ही यह कहा जाता है कि ये सारी चीजें संख्या के आधार पर तय होती हैं। हमारे 99 हैं तो हमें उस हिसाब से प्रथम पंक्ति में बैठने का मौका मिला है, जिसकी जितनी संख्या आई है उसके हिसाब से वो जगह दी गई है। विपक्ष का यह मानना है, खासतौर से डीएमके हो गई, टीएमसी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, इनका यह कहना है कि हमारे लिए कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए, बड़ा दिल दिखाते हुए उनको और जगह रखनी चाहिए थी, और उन्होंने ऐसा नहीं किया, खुद अपनी जगह रख ली। तो यह एक टीस की वजह बनी इंडिया गठबंधन के बीच में। पॉइंट नंबर 2, और यह है अदानी का मुद्दा। आप जानते हैं कि अदानी पर अटैक को लेकर के कांग्रेस पार्टी सबसे आगे रहती है, लेकिन उनकी आलोचना भी सबसे ज्यादा होती है कि ये कैसा आप अटैक कर रहे हैं कि संसद में तो आप टी शर्ट पहन रहे हैं और जैकेट पहन रहे हैं दोस्ती दिखाने के लिए, मास्क पहन रहे हैं जिसमें मानिकम टेगोर और सांसद मोदी और अदानी का मास्क पहन के आ रहे हैं, राहुल गांधी उसको अपने आईफोन से शूट कर रहे हैं। ये सारी चीजें एक तरफ हो रही हैं, और वहीं पहले जब राजस्थान में आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे तो वो अदानी से पैसा लेते थे प्रोजेक्ट्स का, और अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी वो पैसा ले रहे हैं अदानी से। ऐसा कैसे हो सकता है? आप दोनों चीज कैसे कर सकते हैं? राहुल गांधी पे इसने इस पर स्पष्टीकरण भी दिया है, और इस स्पष्टीकरण में वो लगातार ये चीज कहते हैं कि अगर वाजिब तरीके से, लीगल तरीके से कोई पैसा आ रहा है तो हम क्यों मना करें। लेकिन देखिए, राजनीति में संदेश बहुत बड़ी चीज होती है, और अगर संदेश मिक्स्ड होगा, मिश्रित होगा, तो ऐसे में समझ में जरा नहीं आएगा। शायद इसी वजह से पहले तो एनसीपी शरद पवार के जो नेता हैं, शरद पवार, उन्होंने अदानी मुद्दे से अपने आप को दूर रखा, और फिर अदानी मुद्दे को लेकर के संसद में किस तरीके से सरकार को घेरा जाए, टीएमसी भी इससे दूर चली गई। समाजवादी पार्टी भी इसमें समर्थन नहीं कर रही है कांग्रेस पार्टी की, यानी कि कांग्रेस विपक्ष में अकेली पड़ गई, खासतौर से इस मुद्दे पर। तीसरी बात, शिवसेना यूबीटी। अब कुछ खबरें आ रही हैं कि शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की हार के बाद, जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की हार हुई है, उसके एकदम बाद यह फैसला लिया है। आधिकारिक रूप से अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन
सूत्रों के हवाले से ये जानकारियां आ रही हैं, अखबार में छप भी गई हैं कि शिवसेना यूबीटी कांग्रेस के साथ गठबंधन में बीएमसी का चुनाव, बीएमसी सबसे रईस म्युनिसिपैलिटी इस पूरे देश की, 60,000 करोड़ का बजट, वो कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं लड़ेंगे। यानी कि कहां चला गया अघाड़ी, कहां गए वो रिश्ते, कहां गए वो अपनापन, ना तो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ना इंडिया गठबंधन। इसमें ये तीसरा एक पॉइंट है जो कि पेन पॉइंट है, जहां पर अब घटक दल ये सोच रहे हैं कि हम खुद ही लड़ेंगे। हो सकता है उनकी अपनी वजहें हों, या ये भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी से नाराजगी कि ये एक रणनीति है जो कि आपको घटक दल में अपनी जगह तलाशने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर चाहे वो सपा हो, डीएमके हो, फिर वो शरद पवार हो, और अब उद्धव ठाकरे भी। चौथा पॉइंट, आप जानते हैं कि हरियाणा के चुनाव में बहुत तेजी से ये बात चल रही थी कि एक गठबंधन हो जाना चाहिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। बातचीत चली भी, लेकिन जो स्थानीय नेतृत्व है कांग्रेस का हरियाणा में, उसने चलने नहीं दी केंद्रीय नेतृत्व की। बताया ये जाता है राहुल गांधी ये गठबंधन चाहते थे, लेकिन हुड्डाज ये नहीं चाहते थे। नतीजे में ये हुआ कि थोड़ी थोड़ी सीट से ही सही, थोड़ी थोड़ी संख्या से ही सही, कांग्रेस पार्टी अपनी जीत को बचा नहीं पाई। यानी कि उनको लीड तो थी, लेकिन जीत बीजेपी गई, क्योंकि बहुत नैरो मार्जिन में बीजेपी आगे निकल गई। अगर गठबंधन हो जाता आम आदमी पार्टी से, तो शायद एक नींव रखी जा सकती थी दिल्ली के लिए, एक नींव रखी जा सकती और जगहों के लिए, लेकिन वो नहीं हुआ। फलस्वरूप दिल्ली के चुनाव से एकदम पहले न केवल आधिकारिक रूप से पहले बयान देकर के, लेकिन ऐसी खबरों पर जो न्यूज एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल ने आज सुबह ट्वीट किया और यह बोला कि सूत्रों ने हमें बताया है कि एक सीट शेयरिंग होगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में, जिसमें 10 से 15 सीट कांग्रेस को चली जाएंगी, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया। उसके ऊपर कोट ट्वीट करके राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, उनको यह बोलना पड़ा कि कोई समझौता नहीं होगा, हम 70 की 70 अकेले लड़ेंगे। यानी कि कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं दिल्ली में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, उधर महाराष्ट्र में बीएमसी को लेकर के यूबीटी कह रही है कोई गठबंधन नहीं, यहां आम आदमी पार्टी कह रही है कोई गठबंधन नहीं। यानी कि वो मौके का जो दरवाजा था, वो कैसे योगेंद्र यादव जो बताते हैं कि रोशनदान में तब्दील हो रहा है, ये उसकी एक और मिसाल। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5। आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का जो हमने सीटिंग अरेंजमेंट वाली बात बताई, महाराष्ट्र के नतीजे से भी पहले आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने किसी भी तरीके से कांग्रेस पार्टी से बातचीत में, जो कांग्रेस चाहती थी वो गठबंधन उनको स्वीकार नहीं था, क्योंकि समाजवादी पार्टी को यह लग रहा था कि फिर एक ये मौका है जहां पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जरूरत से ज्यादा हासिल करने की कोशिश कर रही है सीट शेयर में, कि हमें ये भी दे दो, हमें वो भी दे दो। लेकिन अखिलेश यादव को अब यह लगा कि उत्तर प्रदेश में ये जरूरी नहीं है ना कि पहले अगर हमारा गठबंधन इस तरीके से चला तो अभी भी चले, अभी परिस्थितियां अलग थी। हालांकि नतीजा आया, उसमें समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन उतना भी अच्छा नहीं रहा जितना वो सोच रहे थे, और 9 में से अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी को चली गई। लेकिन वो गठबंधन होते होते नहीं हुआ, बातचीत होते होते नहीं हुआ। और फिर जब संसद सत्र शुरू हुआ तो यहां पर चाहे वो सीटिंग अरेंजमेंट हो या मुद्दों, कौन सा मुद्दा उठाया जाए वो वाली बात हो, इन सब चीजों पर दोस्ती बनी रहे। इंडिया गठबंधन में लोग बने भी हुए हैं, लेकिन कहीं पर भी आप देखिए कि एक समन्वय, मुद्दों को लेकर के वो समन्वय नहीं दिख रहा है। एक तस्वीर भी अखबारों में छपी थी जिसमें डिंपल यादव कांग्रेस पार्टी के नेता मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनके एकदम सामने से डिंपल यादव निकल करके जा रही हैं, उस प्रदर्शन में शामिल नहीं हो रही हैं। कहने का मतलब यह है कि अपनी नाराजगी और विरोध समाजवादी पार्टी और अन्य घटक दल लगातार दर्ज कराते जा रहे हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं, और यह पॉइंट नंबर 6, जहां पर वो मौके का दरवाजा रोशनदान में तब्दील हुआ, और वो है हेमंत सोरेन। हाल ही में झारखंड में जीता हुआ चुनाव का पूरा श्रेय हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को जा रहा है। हालांकि हेमंत सोरेन अकेले नहीं थे, ये चुनाव लड़ा था गठबंधन ने। उसमें इंडिया गठबंधन में कांग्रेस भी थी, आरजेडी भी थी, लेफ्ट भी थे, और भी अन्य दल थे। लेकिन जीत का सेहरा बंधा हेमंत सोरेन पर। और ऐसे में जब कांग्रेस पार्टी ने जीत के बाद
ये चाहा कि उनका कोई उप मुख्यमंत्री हो जाए या उनको कुछ इस तरीके से पद मिले जिसमें उनके साथ रहने से जो हेमंत सोरेन जीते हैं उसका कुछ प्रतिनिधित्व हो, इस पर हेमंत सोरेन की तरफ से बहुत क्लियरली ये बोल दिया गया कि नहीं होगा, मेरे नीचे कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का नहीं होगा। तो ये जो बल अब घटक दलों को मिला है कि वो कांग्रेस को ये बता सकें कि आपकी हर समय मर्जी नहीं चलेगी। एक बात ये भी हो रही थी जब झारखंड का चुनाव था कि क्या झारखंड के चुनाव में कैंपेनिंग के दौरान कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी वही जोश दिखाया गया जो हेमंत सोरेन दिखा रहे थे या चेहरा बने थे, कांग्रेस की तरफ से क्या लोगों ने कैंपेनिंग उस तरीके से की? तो अपार्ट फ्रॉम पप्पू यादव, जिनको बिहार से सटे हुए इलाके का इंचार्ज बनाया गया, जो रिक्वेस्ट हेमंत सोरेन की ही थी, कांग्रेस की जेएमएम को यह टीस थी कि कांग्रेस की तरफ से बड़े नेता उतनी फ्रीक्वेंसी से, उतनी तीव्रता से यहां पर कैंपेनिंग के लिए नहीं आए जैसे कि वो महाराष्ट्र पर फोकस कर रहे थे। तो एक आपको यहां पर भी घटक दल और कांग्रेस के बीच का रिश्ता दिखाई दे रहा है। और सातवां पॉइंट, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कौन करे, इंडिया गठबंधन का बॉस कौन बने। आप जानते हैं जब इंडिया गठबंधन बना था तो तमाम बातें हुई थी, एक सेक्रेटेरिएट होगा, एक संयोजक होंगे, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन होगा, सब ऐसे मिलेंगे वैसे मिलेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मीटिंग हुई, बहुत एक जोश आगे बढ़ा, फिर 2023 के विधानसभा इलेक्शंस आए और उससे पहले वो पूरा इंडिया गठबंधन का मोमेंटम पीछे हो गया। हालांकि लोकसभा इलेक्शन से एकदम पहले दोबारा उस पूरे मुद्दे ने, वो संविधान खतरे में है कि मुद्दे को लेकर के इंडिया गठबंधन साथ आया। अब फिर इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कौन करे, और क्या हर समय कांग्रेस पार्टी ही वो लीड पोजीशन बना करके रखे सिर्फ इसलिए कि उनके 99 सांसद आए हैं लोकसभा में, या फिर ये जो हाल फिलहाल हार हुई है विधानसभा चुनावों में, इसको भी फैक्टर इन करके शीर्ष नेतृत्व इंडिया गठबंधन का संयोजक के रूप में किसी और को दे दिया जाए। अब इस चीज को लेकर के नाम प्रस्तावित हुआ ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी को लेकर के आप जानते हैं एक अजीब सा रिश्ता कांग्रेस पार्टी का रहता है। वो बंगाल में साथ में नहीं लड़ते हैं, लेकिन दिल्ली में एक साथ मंच पर दिखते भी हैं। अब ये अलग अलग रणनीतियां हैं, अब आप इसको कंफ्यूजन कह लीजिए या इसी को इंडिया गठबंधन कह लीजिए, वो आपकी मर्जी। लेकिन ममता बनर्जी के नाम के प्रस्ताव को सेकंड दो लोगों ने कर दिया। नंबर 1 शरद पवार, उन्होंने कहा बिल्कुल उनके अंदर वो है, वो ताकत है कि वो इंडिया गठबंधन को आगे ले जाए। और आरजेडी के लालू प्रसाद यादव, दोनों ने ही कहा कि ममता बनर्जी एक अच्छी चॉइस होंगी। इस पर कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक रूप से अभी कोई बात नहीं हुई है। अलग अलग नेता अलग अलग बयान जरूर दे रहे हैं, कुछ डिप्लोमेटिक तरीके से दे रहे हैं, कुछ और मुद्दे पर कंसंट्रेट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से स्वीकृति नहीं हुई है। इसका यह मतलब है कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कौन करे, लीड कौन करे, ये वाली जगह भी कांग्रेस किसी और को नहीं देना चाहती है अपने संख्या बल के दम पर। ऐसे में इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा अगर आप एकजुट नहीं दिखेंगे, अगर घटक दलों में और कांग्रेस पार्टी को लेकर के लगातार इस तरीके की पॉइंट सामने आते रहेंगे कि आप विवाद में दिखें, ऐसा दिखे कि हम लोग साथ तो हैं लेकिन अलग अलग हैं, तो ये जनता में क्या संदेश दे रहा है? और ऐसे मिक्स्ड सिग्नल के चलते क्या आप वाकई भारतीय जनता पार्टी से या अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी से लड़ पाएंगे? ये एक हमेशा से बहुत बड़ा सवाल रहा है। और इसीलिए हम वापस उस पॉइंट पर जाते हैं जो योगेंद्र यादव ने कहा कि क्या वो जो दरवाजा था, मौके का दरवाजा, जो 2024 के लोकसभा नतीजों के बाद मिलता हुआ दिख रहा था विपक्ष को, क्या उसको अभी भी हमने मौका है, लेकिन अब वो रोशनदान में तब्दील हो गया है, छोटा हो गया है मौका। क्या वो मौका भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा या फिर वापस उम्मीद के दरवाजे विपक्ष के लिए खुलेंगे? हम देखेंगे। इशारों इशारों में आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।